हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित भाटी सर की बुक एसएससी जीडी मैथ्स। और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही जबरदस्त और टेक्निकल तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चनों का सॉल्यूशन जबरदस्त तरीके से करते हैं और चैप्टर वाइज क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने चल रहा है वन बाय वन। सबसे पहला चैप्टर हमने लिया है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके लिए बहुत ही इजी और आसान तरीके से आपको उनका सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 21 है, बहुत अच्छी तरीके से समझिए और एग्जाम में अपना सिलेक्शन लीजिए। देखिए, सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करना है। सबसे बड़ी संख्या, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही क्वेश्चन आसान किया जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करो जो 288 और 432 को पूरा डिवाइड कर दे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर कोई बड़ी से बड़ी संख्या 288 और 432 को पूरा भाग करती है तो ऐसी स्थिति में बड़ी से बड़ी संख्या के लिए हम यहां पर HCF लेते हैं। क्या लेते हैं? HCF। HCF एक ऐसा नंबर होता है जो दिए गए नंबर को पूरा डिवाइड कर दे, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या। तो HCF कैसे निकाला जाता है, यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या वह कैसे निकाली जाती है? बहुत ही आसान है, देख लीजिए। तो दोनों संख्याओं का अंतर हमारा HCF होता है। देखो, दोनों संख्याओं का अंतर HCF होता है या अंतर का फैक्टर बनेगा HCF। तो सबसे पहले देखेंगे दोनों संख्याओं का अंतर कितना होता है। इधर ढाई लेंगे, 12 में से 8 घटाएंगे 4, फिर 2 रह जाएंगे, ढाई लेंगे, 12 में से 8 घटाएंगे 4, फिर 3 में से 2 घटाएंगे 1। तो ये होता है दोनों संख्याओं का अंतर। अब यूं देखेंगे कि ये अंतर इन दोनों को पूरा डिवाइड करता है या नहीं है। अगर पूरा डिवाइड कर देगा तो इसका मतलब इन दोनों संख्याओं का HCF 144 होगा। तो देखते हैं, 144 दूनी 288 पूरा कट जाता है। अब 144 ये होता है 432 पूरा कट जाता है। इसका मतलब ये 144 नंबर जो है ये हमारी इन दोनों दी गई संख्याओं का HCF है और यही हमारा बड़े से बड़ा नंबर भी है, यानी बड़ी से बड़ी संख्या भी है। ये देखो, सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योग, सबसे बड़ी संख्या हमने 144 ज्ञात कर लिया है जो इन दोनों को पूरा डिवाइड करेगी। अब पूछा है इसके अंकों का योग बताओ, अंकों का योग। तो इसके अंकों का योग कर लीजिए, 1 + 4 + 4 इनको जोड़ेंगे बराबर 4 4 8 1 9। तो अंकों का योग आ गया 9। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो देखो फ्रेंड, बहुत आसानी से हमें मालूम हो चुका है कि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 है। अब हम देखते हैं नया क्वेश्चन। बहुत ही जबरदस्त तरीके से हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको जबरदस्त मिलेगा और इस बुक के क्वेश्चनों के सॉल्यूशन आपको बहुत ही आसान तरीके से कंप्लीट कराए जाएंगे। किस प्रकार की संख्याएं सहभाज्य नहीं होती? सबसे पहले आप जानेंगे सहअभाज्य संख्याएं कौन सी होती है और सहअभाज्य नहीं होती कौन सी होती है। ये दोनों कंडीशन सीख लीजिए आप। देखो, सहअभाज्य संख्या समझो, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या एक जोड़े में होती है, पेयर में होती है। जैसे मैंने लिखा 2 और 5, ये हमारी सहभाज्य संख्या हो गई, क्योंकि जो जोड़े में दोनों संख्याएं आएगी उनका HCF हमेशा 1 होगा। और जो सहभाज्य संख्या नहीं है उसको भी लिख लेते हैं, सहअभाज्य संख्या नहीं है। देखिए, कॉन्सेप्ट सीख लीजिए आप, आपके लिए बिल्कुल क्वेश्चन, हर क्वेश्चन आसान हो जाएगा। सहभाज्य संख्या नहीं है, यानी कि सहभाज्य संख्याओं का जोड़ा नहीं है। अगर मैं 2 के साथ ले लूं यहां पर 6, 2 के साथ ले लूं यहां पर 6, तो ये सहभाज्य संख्याओं का जोड़ा नहीं है, जबकि सहभाज्य संख्याओं का जोड़ा ये है। तो हमें मालूम करना है कि सहभाज्य संख्याओं का जोड़ा कौन सा नहीं होता है। इनका HCF 1 होता है। जो सहभाज्य संख्याओं का जोड़ा होता है उनका HCF 1 हो, यानी कि जो 1 से दोनों पूरी कट जाए। और यहां पर 1 से अधिक,
यानी कि इनका HCF 1 नहीं है, इनका HCF 2 है, क्योंकि 2 से 2 भी कट जाएगी, 2 से 3 भी कट जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जिन संख्याओं का HCF 1 नहीं होता, अदर नंबर होता है, तो वह सहभाज्य संख्याओं का जोड़ा नहीं होती। और जिनका HCF 1 होता है या 1 से कट जाए दोनों, तो वह सहभाज्य संख्याओं का जोड़ा या सहभाज्य संख्या होती है। तो ये मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया। अब इसी के अकॉर्डिंग हम इन 4 ऑप्शनों में से मालूम करेंगे कि कौन सी संख्याएं सहभाज्य नहीं होती है। चारों ऑप्शन में चेक कर लीजिए। पहला ऑप्शन है कोई 2 क्रमागत सम संख्याएं। 2 क्रमागत सम संख्याएं कोई भी ले लीजिए, जैसे मैंने लिया 4 और 2 6। आप कोई भी ले लीजिए, 8 और 10 ले लीजिए, 6 और 8 ले लीजिए, 12 14 ले लीजिए, कोई भी सम संख्या ले लीजिए। अब देखो इनका HCF 1 तो नहीं है, इनका HCF 2 है, क्योंकि ये 2 से कट जाएगी। और सहभाज्य संख्या यही नहीं है, क्योंकि सहभाज्य संख्या नहीं होती है, यही तो हमसे पूछा है। सहभाज्य संख्या वही नहीं होती जिनका HCF 1 नहीं होता, तो यहां पर इनका HCF 2 है, 1 नहीं। तो इसका मतलब यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन ए। कोई 2 क्रमागत सम संख्याएं सहभाज्य नहीं होती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब इसको भी जानेंगे। कोई 2 क्रमागत विषम संख्याएं। अब देखिए 2 क्रमागत विषम संख्याएं क्या होगी हमारी। क्रमागत विषम संख्याएं 3 और 5 ले लीजिए। देखिए इनका HCF 1 होगा, जब HCF 1 होगा तो यह सहभाज्य संख्याएं होगी। और उसने पूछा सहभाज्य संख्या नहीं है, तो ये तो सहभाज्य संख्याएं है। अब यहां पर देख लीजिए कोई 2 अभाज्य संख्याएं। 2 अभाज्य संख्या 2 और 3 है। अगर इनका HCF देखा 1, ये भी सहभाज्य संख्याएं है। कोई 2 क्रमागत संख्याएं, जैसे क्रमागत संख्याएं यही ले लीजिए 2 3, या 3 4 ले लीजिए क्रमागत संख्याएं, तो इनका भी HCF 1 है, ये भी सहभाज्य संख्याओं को रिप्रेजेंट करती है। अर्थात तीनों ऑप्शनों में B, C और D में, तीनों ऑप्शनों में सभी ये सहभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं है। और हमसे पूछा है कौन सहभाज्य संख्या नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ए है, ये वाला। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। और ये सभी क्वेश्चन आपको मालूम है SSC GD 25 जनवरी 2023 को पूछा गया है। और ये क्वेश्चन भी SSC GD 25 जनवरी 2023 को पूछा गया था। तो बहुत ही आसानी से आपके सामने सारे सॉल्यूशन कराए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23। देखो क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्यूशन कराया जाएगा। देख लीजिए, यदि संख्या A 6 और 21 से विभाज्य है, 6 और 21 से, देखिए कैसे A नंबर जो है 6 व 21 से विभाज्य है, तो 6 और 21 से विभाजित न करके इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम हो गया 6 7 42, 21 दूनी 42, 42 हो जाता है इन दोनों का एलसीएम। यानी कि वह नंबर जो है A जो है 42 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। इसका मतलब A बराबर हो गया 42। अब हमसे पूछा है तो 5 A किससे विभाजित होगा, तो 5 गुणा A का मान हम भरेंगे 42। ये हमारा A का मान बना है यहाँ पर 42। तो 5A किससे विभाजित होगा, देख लीजिए, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 रेख 21, 210। अब 210 बना है 5A, तो 210 देख लेते हैं ऑप्शन में किससे विभाजित होगा। 610 से तो नहीं होगा, 210 से ये 180 से भी नहीं, 440 से भी नहीं, तो यानी कि 210 से यह विभाजित होगा। और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बनता है 210। तो फ्रेंड देख लीजिए, बहुत ही आसानी से आपके सामने सॉल्यूशन आ चुका। नया क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ी संख्या, जब सबसे बड़ी संख्या से किन्हीं संख्याओं को भाग करने के लिए कहा जाता है तो वहां दी गई संख्याओं का HCF निकाला जाता है। जैसे यहां पर सबसे बड़ी संख्या जो 1560 और 2040 को पूरी तरह से विभाजित कर सकती है वह X है।
जो इन दोनों को पूरी तरह से विभाजित कर सकती है वह x है। तो पूरी तरह से विभाजित करने वाला नंबर यहां पर हमारा HCF होगा। और HCF कैसे निकाला जाता है? दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर HCF होगा या अंतर का फैक्टर HCF होगा। तो इन दोनों संख्याओं का अंतर हो जाता है 2040 में से 1560 अगर घटाते हैं तो 480 इन दोनों का अंतर है। अब देखो 480 से ये डिवाइड नहीं होता, ये भी डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब अब इस अंतर के फैक्टर करेंगे। तो 480 के हमने क्या किए? फैक्टर किए। और फैक्टर ऐसे करेंगे, ऐसे फैक्टर करेंगे जिनमें एक फैक्टर में जीरो आनी चाहिए, क्योंकि यहां पर जीरो है, इकाई अंक जीरो है, तो जीरो वाला फैक्टर करेंगे। तो 480 का फैक्टर हो गया 12 चौक 48, यानी कि 12 चौक 48, और यह जीरो यहां यानी कि 120 चौका 480, ये हमारे फैक्टर बन जाते हैं। अब यहां पर ये वाला हमारा HCF होगा, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या 120 होगी, इससे ये पूरी कटेगी, इसी से ये पूरी कटेगी। देख लीजिए कैसे कटती है, 0 से 0, 12 के 12 3 हो गए 36, 12 3 36, ऐसे ये 0 से 0 कटा, 12 के 12 8 बचा, हो गए 84, 12 से 84। इसका मतलब है बड़े से बड़ा नंबर हमारा 120 है, और उसे ही इसने x कहा है, तो इसका मतलब ये x वाला नंबर है। तो x का मान आ गया 120। अब पूछा है 121 में से 120 घटा दीजिए। देखिए 121 में से घटा दीजिए x का मान 120 घटा दीजिए, तो मान आ जाएगा 1। 121 में से 120 घटाएंगे तो 1 शेष बचता है, तो 1 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही आसानी से आपके सामने सॉल्यूशन आ चुका, और इससे भी ज़्यादा खतरनाक और इजी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम आपको देंगे, और आपका मैथ बहुत ही अच्छी तरीके से और सुपर मैथ बनाएंगे, आपको मैथ में एक्सपर्ट बनाएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कॉन्फिडेंस है, हम आपको आसानी से मैथ एक्सपर्ट बना देंगे। बस आपको हमारा क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल पर ध्यान रखना है, अच्छी तरीके से हमारी वीडियो को देखना है, और इसके साथ साथ हमारी वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिए, जिससे हम और ज़्यादा खतरनाक तरीका आपको आसानी से सिखा सके, और हमारा भी साहस बढ़ेगा इससे कि हम आपको नए नए टैलेंट आपके सामने ला कर रखें, और जिससे आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, जबरदस्त क्वेश्चन। x का ऐसा न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। दिए गए नंबर में x का न्यूनतम मान, यानी कि छोटे से छोटा मान बताना, न्यूनतम मान, जो 5 अंकीय संख्या 72 5x 3, ये वाली 5 अंकीय संख्या है, इसको 9 से विभाज्य किया जा सके, यानी कि जो ये नंबर 9 से विभाजित हो जाए। तो यहां पर आपको जानना होगा 9 का डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि 9 से विभाजित होने का नियम, ये जानना पड़ेगा। तो देखिए 9 का डिविजिबिलिटी रूल को हम दूसरी भाषा में कह देते हैं 9 का डिजिटल कॉन्सेप्ट, यानी कि हम कह सकते हैं डिजिट सम। अगर दी गई संख्याओं के अंकों का योग 9 से डिवाइड हो जाए तो वह संख्या 9 से पूरी विभाजित हो जाती है। फिर समझ लीजिए, दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड हो जाता है तो वह संख्या पूरी विभाजित हो जाती है, इसलिए हम कहते हैं डिजिट सम। देखिए डिजिट सम, दी गई संख्या के अंकों का योग डिजिट सम कहलाता है। तो डिजिट सम 9 से डिवाइड होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए डिजिट सम, ये कॉन्सेप्ट है आपके सामने। अब डिजिट सम होता क्या है, जैसे डिजिट सम देखिए, जैसे मैंने कोई नंबर लिया 3 2 3 5, और मैंने 2 लिया, फिर और मैंने यहां 6 लिया, ये नंबर लिया मैंने 23 526, ये नंबर लिया है। अगर मैं इसका डिजिट सम देखूं तो ये 9 से होता है या नहीं, देख लेते हैं। डिजिट सम काउंट करेंगे, 2 और 3 5 5 10, 2 12 6 18, तो 18 9 से डिवाइड हो जाता है ये। तो इसका मतलब इस दिए गए संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड होता है, तो इसको डिजिट सम बोलते हैं। डिजिट सम को 9 से डिवाइड करने का नियम।
तो जैसे आप जान गए यहाँ पर दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड हो जाता है तो वह संख्या 9 से विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पर मुझे यही चेक करना है और x के स्थान पर छोटे से छोटा अंक भी लेना है, छोटे से छोटा डिजिट अंक भी लेना है और वह 9 से पूरा कट जाए। तो वही रूल यूज करेंगे, डिजिट सम देखेंगे। डिजिट सम से मुझे आसानी से पता लग जाएगा कि ये संख्या 9 से डिवाइड अगर होती है तो x के स्थान पर छोटे से छोटा अंक क्या लेना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं इसको। 9 से डिवाइड करने का नियम, 7 और 2 9, 5 14, 14 3 17, तो 17 है, 9 से डिवाइड करना है तो 17 में कितना और जोड़े जिससे 9 से डिवाइड हो जाए। तो 17 के बाद 9 से डिवाइड होने वाला अंक है, संख्या है 9 दूनी 18, यानी 17 में अगर एक और जोड़ लिया जाए और वो एक यहां पर x के स्थान पर रखा जाएगा, क्योंकि ये हो जाएंगे हमारे 17 और x के स्थान पर अगर एक रखा जाए तो ये फिर इन सभी का योग हो जाएगा 18, और 18 आपको पता है 9 से डिवाइड हो जाता है, पूरा 9 से डिवाइड हो जाता है 18। और इसलिए लिया है मैंने ये x का मान 1, क्योंकि उसने कहा है ऐसा न्यूनतम मान ज्ञात करो x का। तो न्यूनतम मतलब छोटे से छोटा, तो हमारा एक जोड़ देने से यहां पर 18 बन जाता है। 17 में एक जोड़ेंगे 18 9 से डिवाइड होता है। तो हमें मालूम हो गया है कि x के स्थान पर आने वाला न्यूनतम अंक 1 है और यह फिर 9 से पूरा डिवाइड हो जाता है ये नंबर। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, डिजिट सम को 9 से भाग कर दो तो वह 9 से विभाजित हो जाती है संख्या। तो यहां पर हम कह सकते हैं x बराबर 1 होगा न्यूनतम मान। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो देखो फ्रेंड, थोड़ा सा सीखो इन सब चीज़ों को धीरे धीरे, और जब आप सीख जाएंगे तो आप आसानी से सेकंडों में, तुरंत सेकंडों में कर देंगे क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी संख्या 2310 के सभी अभाज्य गुणनखंडों के योग से 1 कम है। देखो अब आप जानते हैं अभाज्य गुणनखंड, अभी मैंने बताई थी अभाज्य संख्याएं, तो यहां पर अभाज्य गुणनखंड उनका योग करके उसमें से 1 कम कर देंगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या करेंगे, यहां कौन सी संख्या 2310 के सभी अभाज्य गुणनखंडों के योग से 1 कम है। तो 2310 के यहां हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे यहां पर। तो चलिए कर लेते हैं। 2310 को मैंने 2 से डिवाइड किया सबसे पहले। यहां पर मैं अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर रहा हूं, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 1 हो गया 11, 2 पंजे 10, 1 2 पंजे 10। मैंने यहां पर अब 3 से डिवाइड किया, 3 3 9, 3 3 9, 2 बचेगा, हो गए 25, 3 8 24, 1 हो गए 15, 3 पंजे 15। अब मैंने 5 लिया यहाँ पर, 5 7 35, 3 5 7 35, फिर मैंने यहाँ पर लिया 7, 7 एकम 7 एकम 7 11, फिर मैंने लिया 11। तो ये हो गया हमारे अभाज्य गुणनखंड। अब इन अभाज्य गुणनखंडों का हम योग करेंगे। ये सब क्या हो गए हमारे, ये हो गए सब अभाज्य गुणनखंड। अब इन अभाज्य गुणनखंडों का योग करो, चलिए जोड़ लीजिए, 2 और 3 5, 5 10, 10 7 17 और 11 28, 28 हो जाता है इनका योग। अगर इनका योग देखा जाए तो इनका योग हो जाता है 28, और इनके योग से 1 कम कर दीजिए, माइनस यानी कि 1 घटा दीजिए तो आ जाएगा 27, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। देख लीजिए, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो फ्रेंड, बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चनों का आंसर ज्ञात कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, देखिए जबरदस्त सॉल्यूशन आपके सामने, और बहुत ही आसान तरीके से इस कॉन्सेप्ट को हम बता रहे हैं। और कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन की लैंग्वेज, बस लैंग्वेज से ही मालूम हो जाएगा हमें इस सवाल के अंदर क्या करना। यही तो जबरदस्त टैलेंट है, आपको मैथ के अंदर सीखना है।
यही आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। आप क्या करते हैं, क्वेश्चनों में ज़्यादा कॉन्सेप्टों में घुस जाते हैं, अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, अलग अलग ट्रिक्स का यूज करते हैं, अलग अलग XYZ फॉर्मूला आदि का यूज करते हैं, जिससे आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हो। और सबसे मेन बात है, आप उन सब चीज़ों को छोड़ो, सबसे पहले आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, वहीं से क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाता है और आपको हार्ड वर्किंग भी नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको याद रखने नहीं पड़ेंगे, आप आसानी से हर क्वेश्चन का सोल्यूशन वहीं पर ही तलाश कर लोगे। यही सबसे खतरनाक टेक्निक है जो मैं आपको रोज़ उसी तरीके से हर क्वेश्चन का सोल्यूशन दिखा रहा हूँ करके। तो फ्रेंड, आप अपना मैथ खतरनाक बनाइए हमारे इस कॉन्सेप्ट और तरीके को सीखकर। और हमारा आपसे प्रॉमिस है, हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि हम आपके मैथ का इतना आसान सॉल्यूशन देंगे कि आपका मैथ बिल्कुल इजी हो जाएगा और आप सेकंडों में एग्जाम में हर क्वेश्चन का जवाब आसानी से दोगे, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज आपके लिए ये सब कुछ करेगी। देखो, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन में ही वीकनेस छिपा होता है, उसी को समझो और वहीं से क्वेश्चन उठा दो, क्वेश्चन का आंसर फिनिश। देख लीजिए, यदि P और Q एक संख्या 728PQ, ये पूरा नंबर है कि दो एकल अंकों वाली प्राकृत संख्या है। P और Q ये दो एकल अंकों वाली, एकल का मतलब P का अंक एक अलग है, Q का अंक P का अलग है, Q का अलग अलग, यानी P और Q दोनों के अलग अलग अंक है, इसीलिए इसे एकल अंक कहा है। ये रहा लिखा हुआ एकल अंकों वाली, एकल अंक इसीलिए कहा गया है। P का अलग अंक होगा एक अंक वाला, Q का अलग होगा, ये रहा, जिससे कि यह 80 से विभाज्य हो जाए ये पूरा नंबर। तो हमें क्या देखना है, 80 से विभाज्य देखना है। देखिए, हो गया सवाल, बस 7 2 8 PQ और 80 से इसे विभाज्य करना है। तो 80 के हम फैक्टर कर लेते हैं, 8 दाई 80, ये रहा। 80 से वह संख्या कट जाएगी जो 8 और 10 दोनों से कट जाए, तो 80 से भी कट जाएगी। तो हमें क्या करना है, P गुणा Q किसके बराबर है, P गुणा Q का मान निकालना। तो देखो, 10 का डिविजिबिलिटी रूल सीख लीजिए। 10 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है, जिस नंबर का, जिस संख्या का इकाई अंक 0 आ जाए, जिस संख्या का इकाई अंक 0 आ जाए, तो वह संख्या 10 से पूरी पूरी विभाजित होगी। इसका मतलब इस संख्या में इसका इकाई अंक यहाँ 0 आएगा 100%। अगर 0 आएगा तभी वह 10 से या 80 से विभाजित हो सकती है, अन्यथा कभी नहीं होगी। तो हम इसका मतलब कह सकते हैं Q का मान आ गया हमारे पास 0। तो Q बराबर 0 आ गया। अब देखो, इस छोटे से पॉइंट से हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। अब यहां पर हम इसका मान ज्ञात कर लेते हैं, P गुणा Q। तो P गुणा Q का मान निकालना है, P गुणा Q का मान 0 भर दीजिए और 0 का गुणा किसी भी नंबर में कर दीजिए, उसका मान 0 हो जाता है। अतः P गुणा Q का मान हमें प्राप्त हुआ है 0। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। तो आप देख लीजिए, बिल्कुल आसान है, कोई अलग से डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, बस छोटा मोटा पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल देखना है 10 का, क्योंकि 80 से इसको विभाजित करने की बात कर रहा है। तो सीधी सी बात है, जब 0 वाली संख्या से विभाजित करेगा तो इकाई अंक दिए गए संख्या का इकाई अंक भी 0 होना चाहिए, तभी वह विभाजित हो सकती है। तो यहाँ पर 0 मालूम हो गया, Q का मान 0 गुणा P करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, अतः P गुणा Q का मान होगा 0। तो हो गया क्वेश्चन का आंसर, देख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि संख्या x, ये वाला x 3 से और 2 से विभाजित हो जाता है, तो 3 से 2 से विभाजित करना है तो हमें 3 2 का एलसीएम लेना होगा। 3 2 का एलसीएम होता है 6, 3 दूनी 6, तो यही हमारा x का मान होगा। अब 6 से ये हमारा कट जाता है, इसका मतलब x का मान हमारा 6 है। तो 3 2 का एलसीएम 6 है, x बराबर 6 है। तो आप यहाँ पर इसकी एंट्री भरिए और मालूम कीजिए कि ये जो टर्म्स है ये किससे विभाज्य होगा। तो चलिए देख लेते हैं। 2 गुणा x का मान 6 का घन प्लस 3 गुणा 2 का वर्ग, 2 नहीं 6 का वर्ग।
6 का घन 216 दूनी 432 प्लस 6 का वर्ग 36, 36 दिए 108। हमारा जोड़ हो जाएगा 540, 540 हो जाएगा, 432 और 108 हो जाएगा 540। तो देखिए अब हमें यहाँ पर देखना है कि 540 किससे विभाज्य होगा। अब ये मालूम करना है कि ये किससे विभाजित होगा। ऑप्शन में देख लीजिए किससे कटता है ये। 100 पंजे 500, 8 पंजे 40 कट जाता है 540। तो यहीं पर ही हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें मालूम हो गया कि यह 108 से विभाजित हो जाएगा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। हमें आगे जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 428 से ये नहीं कटेगा, 72 से नहीं कटेगा क्योंकि 7 सत्ते 49, 2 सत्ते 14, देखो नहीं कट रहा है और ये भी नहीं काट रहा है इसको। बस हमें मालूम हो गया जब ये काट रहा है ऐसे तो है नहीं कि एक के साथ साथ और भी काटने वाली संख्या आएगी। तो 540 को 108 से पूरा पूरा डिवाइड किया जाता है। तो 108 दिए गए क्वेश्चन का आंसर बन चुका है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, देखो बहुत ही प्यारे तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। वही तरीका जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो और इसके अकॉर्डिंग इसे आसानी से सेट कर लीजिए। आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम हो जाएगा। और इक्वल टू इक्वल यूज भी होता है, जैसे कि मैं बार बार बताता हूं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज में इक्वल टू इक्वल भी लगता है, इसमें भी लगता है। आप ये मत समझिए कि इसमें नहीं लगता। जो भाग करने वाली चीज है वही इक्वल टू इक्वल कहलाता है। योग से योग को काट दिया ऐसे, तो भाग करने में भी इक्वल टू इक्वल ही होता है। कहीं पर भी देखिए जहाँ भी संख्या को संख्या से भाग दिया जा रहा है वहीं पर इक्वल टू इक्वल कहलाता है। यानी कि यही कॉन्सेप्ट यूज होता है हर क्वेश्चन में। मैं आपको बार बार बता चुका हूं। चलिए देखिए, यदि y सीधे x के साथ भिन्न होता है, x के साथ भिन्न, तो x के साथ भिन्न बना लीजिए ये होता है, और y बराबर 16, जब x बराबर 24 होता है तो x बराबर 45 होने पर y का मान ज्ञात करें। अब देखो इनको दोनों कंडीशनों को लिखेंगे। एक साइड में छोटे स्मॉल x और y लिखेंगे, दूसरी साइड में बड़े लेटर x और y लिखेंगे ऐसे। स्मॉल x की वैल्यू है यहां पर 45 बटे स्मॉल y का मान पूछा है। कैपिटल X की वैल्यू है 24, और कैपिटल Y की वैल्यू हो गई यहां पर 16। अब यहां पर Y का मान ज्ञात करना है। बस फिनिश हो गया। देखिए इक्वल टू इक्वल से। चलिए 8 दूनी 16, 8 तिये 24, 3 से काटा 15 बार, 15 दूनी 30, y बराबर हो गया 30। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 30। तो ये रहा क्वेश्चन का आंसर, y का मान आ गया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो फ्रेंड बहुत ही आसानी से क्वेश्चनों का सॉल्यूशन चल रहा है। और अंकित भाटी सर की बुक जो एसएससी जीडी मैथ्स के लिए फेमस है, इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही आसान और सिंपल मेथड से कराया जा रहा है। इस बुक के क्वेश्चनों को सीख कर आप एसएससी जीडी में आप आसानी से मैथ में सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि सभी कॉन्सेप्ट, सभी पॉइंट, सभी को मैं एक ही मेथड से क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से कराता हूं। और सबसे ज़्यादा जो फास्ट टेक्निक है वो हमारी क्वेश्चन की लैंग्वेज है, और इसके बाद ये इक्वल टू इक्वल, इन्हीं से हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है। बस आप इसको सीखे और इसी के अकॉर्डिंग अपना मैथ आप खतरनाक बनाए। तो देख लेते हैं नया क्वेश्चन आपके सामने। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसके द्वारा इसको विभाजित किया जाए। देखिए भाग करने की बात आ रही है। जब भाग करने की बात आएगी तो इसका मतलब इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट यूज किया जाएगा। तो एक बड़े से बड़ा नंबर लेंगे जो इन तीनों को पूरा पूरा विभाजित, मतलब पूरा तो विभाजित नहीं कह रहा, विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष रहे, ये बात है।
तो देखो मैंने बताया था जब बड़े से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काटती है तो वहां पर दी गई संख्याओं का HCF निकाला जाता है। और HCF का तरीका होता है दो निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर HCF होगा या अंतर का फैक्टर। तो हमारी दो निकटतम संख्या ये रही, ये है दो निकटतम संख्या, तो इन दोनों का अंतर हमने ज्ञात करना है। कितना है दोनों का अंतर? 8 में से 4 घटाएंगे 4 और 5 में से 3 घटाएंगे 2, 24 है। 24 से ये नहीं कट रही है, अगर कट भी जाए तो समान अंतर नहीं होगा, जो कि ये कह रहा है कि प्रत्येक मामले में समान शेष रहे। जब हम भाग करते हैं बड़ी से बड़ी संख्या से इन तीनों को, तो भाग करने के बाद ये पूरी तो नहीं कटेगी बट समान शेष रहता है भाग देने पर। अब देखो 24 ही कम 24, 10 बचा, 24 दुनिया 48, 10 बचा, लेकिन 24 चौका 96 होता है, यहाँ 10 नहीं बचता, मतलब समान शेष नहीं बचता। दोनों में 10 10 बचा है, यहाँ पर 10 नहीं बचता। जब 10 नहीं बचता तो यहाँ पर हमारा वह बड़े से बड़ा नंबर नहीं है जो इन दो तीनों को भाग देकर समान शेष बचाए, ये नहीं है। तो फिर मैंने बताया था कि अंतर के बाद जो अंतर बनता है उस अंतर के फैक्टर कर लिया करें। तो इसके फैक्टर कर लीजिए आप, और फैक्टर बड़े वाले करेंगे तो फैक्टर करेंगे 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, तो 24 के फैक्टर हो गए 12 दूनी 24। अब 12 से भाग करके देखते हैं और समान शेष बचता भी है या नहीं, तीनों को भाग करने पर। देखिए 12 दूनी 24, 10 बच गया, 12 चौक 48, 10 बच गया। फिर यहाँ पर आप भाग करेंगे 12 सत्ते 84, तो 94 में से 84 घटाइए 10 बचता है। तो इसका मतलब हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। तो वह बड़े से बड़ी संख्या हमारी 12 आ गई है, जो इन तीनों को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचाती है। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर 12। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा, चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 31, देखिए क्वेश्चन नंबर 31, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसके द्वारा 47, 95 और 187 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष रहे। देखो सबसे बड़ी संख्या जो इन सभी तीनों संख्याओं को भाग करने के बाद समान शेष रहे, तो ऐसी स्थिति में दी गई संख्याओं का यहाँ पर हम HCF निकालते हैं। देखो दो निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर देखेंगे कितना अंतर बनता है। तो अंतर आ गया हमारा 15 में, दाएं ले लो, 15 में से 7 घटाएंगे 8, 8 में से 4 घटाएंगे 4, अंतर आता है 48। अब 48 से इसे भाग करेंगे तो शेष भी नहीं बचेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब अंतर हमारा HCF नहीं है तो अंतर के फैक्टर कर लिए जाते हैं। तो फैक्टर में हमारा दी गई संख्याओं का HCF होगा और वह इनको प्रत्येक स्थिति में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचा रहा होता है। तो अब 48 के फैक्टर कर लीजिए। 48 के फैक्टर इनके अकॉर्डिंग हो गए, इनके अकॉर्डिंग, क्योंकि यह इन्हीं में से हमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो 48 के फैक्टर इनके अकॉर्डिंग। देखो 13 के मल्टीपल में 48 नहीं आता, तो इसलिए यह संख्या नहीं है। 4 के मल्टीपल में आता है, 4 एकम 4 दुनिया 8, 12 चौक 48। 9 में नहीं आता, 7 में नहीं आता। तो सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर तो आ चुका है, वह संख्या 4 है, फिनिश। लेकिन कर लीजिए 12 चौक 48 फैक्टर कर लीजिए। अब 4 से हम इसको काटते हैं, प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचता है। देखिए 11 चौक 44, 3 बचा, फिर इससे भाग करेंगे, 4 दुनिया 8, 1 हो गए 15, 4 ते 12, 3 बचा। समान स्थिति में 3 3 बच रहा है। फिर 4 से इसको भाग करेंगे, 4 चौक 16, 2 हो गए 27, 4 6 24, 3 बचेगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 4। तो देखिए आसानी से फिनिश हो जाता है, देख लीजिए। बनिए और अपने आप को खतरनाक बनाए। मैथ के अंदर आप जबरदस्त और लेटेस्ट तकनीकी सीख के आप नंबर 1 बनेंगे और एग्जाम में अपना सिलेक्शन लेंगे। बहुत ही आसान तरीके को सीखकर आप दुनिया में अपना नाम कमा सकते हैं इस मेथड को सीखकर। बहुत आसान है। जिस बच्चे पर, किसी भी विद्यार्थी या स्टूडेंट, किसी भी भाई पे बहन पे
कोई मैथ की मतलब प्रॉब्लम हो रही है, मैथ नहीं आता है, मैथ में कमजोर है, तो आप हमसे मिलिए, हम आपके मैथ को सेकंडों में आपको तैयार करेंगे। मात्र 1 महीने में आपको स्ट्रॉन्ग बना देंगे इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैथ में, और फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। 1 महीने की गारंटी है हमारी, क्योंकि 1 महीने में हम आपको ये सेट कर देंगे और आप मैथ को खुद ब खुद अपने घर पर बैठकर भी आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, अगर किसी को डाउट है, दिक्कत है, तो आप हमसे मिलिए, हम आपकी सारी प्रॉब्लम मैथ से रिलेटेड फिनिश करेंगे चुटकियों में। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 और 12 से भाज्य 6 और 12 से भाज्य छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी इनमें से, जो 6 से और 12 से कट जाए और छोटी से छोटी हो। देखो 6 से भी कटती हो और 12 से भी कटती हो, और वह संख्या पूर्ण वर्ग भी हो, वह संख्या पूर्ण वर्ग भी हो। तो देख लीजिए कौन सी संख्या इन्हीं में से है। देखो छोटी से छोटी 6 से कौन कट रही है, छोटी से छोटी देख लो, 36 ले लीजिए सबसे पहले, 6 से कट जाती है 6 चंग 36, 12 से कट जाती है 12 तिया 36। बस यहीं पर ही पूर्ण रूल फॉलो हो गया है, छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। देखो छोटी से छोटी, ये मेन पॉइंट है, इसमें छोटी से छोटी होनी चाहिए। तो ये रही छोटी से छोटी इन सभी में, और 6 व 12 से भाज्य भी है, तो हमारी वह संख्या आ गई 36। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन सी इज राइट। चेक कर लीजिए दोस्त, बहुत ही आसानी से आप सेकंडों में क्वेश्चन को फिनिश कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 33। देखो फ्रेंड्स, बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक सॉल्यूशन आपके सामने यहां पर आ रहा है। अब इस सॉल्यूशन को देखिए, हम इसको कितना आसान आपके सामने बनाकर देते हैं। तो मैथ को या मैथ के हर क्वेश्चन को हम बहुत ही आसान करके आपको सिखाएंगे और आपको खतरनाक बनाएंगे, यही हमारा आपसे प्रॉमिस है। तो देख लीजिए कितना आसान, आप आइडिया भी नहीं लगा सकते कि वास्तव में इतना आसान सॉल्यूशन हो सकता है, और ये केवल लैंग्वेज से ही ऐसा होता है। आप चेक कर लीजिए यहाँ पर, वह छोटे से छोटा घन, घन का मतलब किसी नंबर का घन, जैसे 2 का घन होता है 8, 2 का घन होता है 8, तो घन ये वाला घन, इस वाले घन की बात कर रहा है कि घन, घन यानी किसी भी नंबर को 3 बार लिख दीजिए, वह घन कहलाता है। तो वह छोटे से छोटा घन कौन सा होगा, ये पूछा है, जो 5, 10 और 15 से पूर्ण विभाजित हो जाए, यानी कि इन सभी से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। अब देखो, इन सभी से विभाजित होने से क्या किया जाएगा, इन सभी से विभाजित होने पर इन सब का एलसीएम ले लेंगे और एक ही ऐसी संख्या बना देंगे जिससे वह पूरी पूरी विभाजित हो जाए और वह घन वाली संख्या भी हो। तो देखो सीधी सी बात है, छोटे से छोटे के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो इन तीनों संख्याओं का एलसीएम बन जाता है हमारा, जो तीनों से कट जाए वह छोटे से छोटा नंबर होता है 30। तो इनका एलसीएम निकल गया हमारा 30। तो वह संख्या जो 15 से 5 से 10 से और 15 से पूरी पूरी कट जाए वह 30 है। देखो 5 छंग 30, 10 तिया 30, 15 दूनी 30, फिनिश। अब उसने शर्त रखी है कि वह छोटे से छोटा घन बताना, तो अब इस एलसीएम का ही हम यहाँ पर घन कर लेंगे और इसका छोटे से छोटा घन हमें ज्ञात हो जाएगा। देख लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ चुका। 3 का घन होता है 27 और एक 0 को 3 बार लिखेंगे, जैसे हमने 3 का घन खोला 0 का घन भी लिखेंगे ऐसे ही, तो 27,000 यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। देखो बहुत ही आसानी से दी गई संख्याओं का एलसीएम लेंगे और उसका घन कर देंगे, तो क्या होगा, वह छोटे से छोटा घन हमें ज्ञात हो जाएगा। क्योंकि एलसीएम में छोटी से छोटी संख्या हमें ज्ञात करनी होती है एलसीएम के रूप में, और फिर उसको घन रूप में लिख देंगे तो हमें छोटे से छोटा घन प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो ये रहा, देख लीजिए बिल्कुल आसानी से समझा दिया गया है आंसर, ये आ चुका ऑप्शन डी। अब इसको देखेंगे,
वह सबसे बड़ी संख्या। अब सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? दी गई सभी संख्याओं को पूरा पूरा काट दे, एचसीएफ कहलाती है बड़े से बड़ी संख्या। तो एचसीएफ निकालने का तरीका मैंने आपको बताया, दो निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर। यही तो है दो निकटतम संख्याएं जिनके बीच का अंतर अब हम ले रहे हैं। कितना होता है अंतर? देखिए ध्यान से, 7 में ढाई लेंगे, 17 में से 8 घटाएंगे 9, 17 में से 8 घटाएंगे 9। चलिए ऐसे देख लेते हैं 9, और 12 में से 9 घटाएंगे 3, 12 में से 9 घटाएंगे 3। अब इसको कैसे करते हैं? ऐसे तो हमें दिक्कत आ रही है क्योंकि हमने केवल यहां तक पढ़ा है, अभी हमें आगे भी पढ़ना है। देखो अंतर तो आएगा बट आगे भी तो पढ़ना है, हमने आगे नहीं ध्यान दिया। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इसको पूरा भाग देने पर शेष क्रम से ये भी बचाती है, 7, 12 और 2 शेष बचाती है। तो इसका मतलब क्या करेंगे? सबसे पहले हम इन संख्याओं में से जो शेष बच रहा है इसको घटाकर तब एचसीएफ लाएंगे, बस आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए बेस्ट सॉल्यूशन है ये भी आपके सामने जो हो रहा है। देखिए तो मैंने क्या किया, सबसे पहले अंतर खत्म करता हूं। 398 से 7 घटाऊंगा तब वह पूरी विभाजित हो जाती है। तो 398 में से 7 घटाऊंगा, कितना बचता है? 391। 391। अब मैं 437 में से 12 घटाऊंगा, 7 में से 2 घटाऊंगा 5, और 3 में से 1 घटाऊंगा 2, 425, और 5425 में से 2 घटाऊंगा 5423। ये है हमारी संख्या। अब यहां पर इनका हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो एचसीएफ कैसे निकाला जाता है? दो निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर। अब लेंगे इनका अंतर, 5 में से 1 घटाएंगे 4, ढाई लेंगे, 12 में से 9 घटाएंगे 3, 9 और 3 12, 3 में से 3 34, 34 बचता है इनका अंतर। अब देखो ये हमारा एचसीएफ बन रहा है, कैसे किया जाएगा ध्यान दीजिए। अब इसके यहां पर 2a से फैक्टर करेंगे, 2a से फैक्टर करेंगे क्योंकि अंतर से ये पूरी संख्या नहीं कट रही। क्यों नहीं कट रही आप देख लीजिए, क्यों नहीं है 34 इसका एचसीएफ? क्योंकि इनका अंतर जो है 34 आया, ये सम संख्या है, तो सम संख्या से सम संख्या ही कटेगी, जबकि यहां पर तीनों विषम संख्या है। तो इसलिए दी गई संख्याओं का एचसीएफ 34 नहीं है। तो हमने बताया था कि दो निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर एचसीएफ होगा या अंतर के फैक्टर में एचसीएफ होगा। तो अब हम इसके ऐसे फैक्टर करेंगे जो यहाँ पर एक टुकड़े में विषम संख्या होगी जो इन सभी को पूरा काट दे। तो 34 के ऐसे फैक्टर करेंगे और उनमें एक फैक्टर यहाँ पर दिखाई देगा इनमें से। तो या फिर आप ऐसे देख लीजिए 34 को कौन काट रहा है? 11 से नहीं कटेगा क्योंकि फैक्टर का मालूम करना ना हमें। 15 से नहीं कटेगा, 17 से कटता है, 17 दूनी 34, तो आ गया फैक्टर 17 दूनी 34, ये आ गया 17 से, ये रहा। अब देख लीजिए 17 से काट दीजिए, ये सब संख्याएं पूरी कट जाएगी। देख लीजिए 17 दूनी 34, 5 हो गए 51, 17 दिए 51, फिनिश। 17 दूनी 34, 8, 17 पंजे 85, फिनिश। सब हो जाती है, ये संख्या भी कट जाएगी। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया 17। देखो बहुत अच्छा है, बहुत ही सिंपल है, आसान है। आप आसानी से इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन ज्ञात कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए, बहुत ही सुपर बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने, लेटेस्ट क्वेश्चन। आजकल इस टाइप के क्वेश्चनों का फैशन चल रहा है, तो एग्जामिनर इस टाइप के क्वेश्चन आजकल नंबर सिस्टम से रिलेटेड पूछता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बहुत ही आसान तरीके से डिविजिबिलिटी रूल के माध्यम से मैं इसको बिल्कुल आसान करूंगा। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 35, एक 9 अंकों की संख्या, ये वाली 9 अंकों की संख्या, इस संख्या की बात कर रहा है। देख लीजिए 9 अंक है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये वाली 9 अंकों की संख्या
इसमें हमारा x है और y है, यहाँ पर अलग अलग स्थानों पर। इस संख्या को 72 से विभाज्य किया जाता है तो रूट में 7x माइनस 3y का मान हमें ज्ञात करना है। तो 72 का डिविजिबिलिटी रूल लेते हैं। देखिए यहाँ पर ही लगा लेंगे 72 का डिविजिबिलिटी रूल। अब 72 का रूल क्या होता है आप देख लीजिए, इसके फैक्टर कर लीजिए। 9 अट्ठे 72, ये इसके फैक्टर हो गए 72, ये 9 अट्ठे 72। जो 9 और 8 से कट जाएगा तो वह 72 से भी पूरा पूरा कट जाएगा। और 9 8 की स्थिति चेक करते हुए यहाँ पर हमें x और y का भी मालूम हो जाएगा। x और y का जैसे ही हमें x और y का मालूम हो जाएगा तो यहाँ पर हम x और y की वैल्यू रख देंगे तो क्वेश्चन का आंसर भी हमें ज्ञात हो जाएगा। ये है इस क्वेश्चन का सिंपल तरीका। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। अब आप कहेंगे सर 8 का पहले क्यों चेक करते हैं, 9 का क्यों नहीं? क्योंकि 8 का डिविजिबिलिटी रूल है दिए गए नंबर के लास्ट 3 डिजिट चेक किए जाते हैं इसमें सबसे पहले, और लास्ट 3 डिजिट में हमारा y आ जाता है, और y आ जाने से हमारे लिए बेहद आसान हो जाता है। इसके बाद हम x का आसानी से मान ज्ञात कर सकते हैं। इसीलिए हम सबसे पहले लास्ट 3 डिजिट 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। तो चलिए देखते हैं। लास्ट 3 डिजिट 8 से कट जाएगी तो 8 दाई 80, 87 पर मारने चलाएंगे। 7 बच गया, देखिए ऐसे 8 का डिविजिबिलिटी रूल चला यहाँ पर। 8 दाई 80, 7 बच गया। और यहाँ पर अगर 0 रखूंगा तो 70 8 से नहीं कटता, तो 8 9 72, 70 2 72, 8 से कट जाता है। तो इसका मतलब y का मान हो गया 2। तो देखो y का मान मैंने निकाल लिया आसानी से 2। अब मैं यहाँ पर y का मान 2 रख लेता हूँ। अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल तो कंप्लीट हो गया। हमें चेक करना है 9 का डिविजिबिलिटी रूल। 9 का मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में बताया था कि दी गई संख्या के अंकों का योग डिजिट सम, यानी ये अंकों का योग 9 से कट जाना चाहिए। और जब हम 9 से इसे काट रहे होंगे तब हमें x की भी जरूरत पड़ेगी जिससे कि वह 9 से पूरा पूरा कट जाए। तब उस स्थिति में हमें यहाँ से x का मान ज्ञात हो जाता है। तो चलिए 9 का डिविजिबिलिटी रूल करके यूज करते हैं इसमें और x का पता लगा लेते हैं। y का पता लग लिया तो 9 क्या, 9 से देखते हैं y का 2 रखा है, 2 लेंगे। अब यहाँ पर y नहीं मानेंगे, अब यहाँ पर 2 मानेंगे, 2 क्योंकि 2 हमने ज्ञात कर लिया है। 2 और 7 9, 9 से 9 कट गया, छोड़ दो इसे। 8 और 3 11, x बाद में लेंगे। 8 और 3 11, 6 17, या फिर ऐसे कर लीजिए 7 और 2 9 कट गया, यहाँ पर 6 3 9 भी कट जाता है, 9 भी कट जाता है। ये 8 और 5 13, 13 में यहाँ पर x की वैल्यू कितनी रखे जो 13 के बाद 9 से कट जाए। देखो 8 और 5 13, एक बार चेक कर लीजिए। 9 कट गया, 8 और 5 13, 13 और 6 19, 20 2 22, 22 8 30, 30 और 9 39, 39 और x 39 प्लस x देखते हैं कितना है। 9 से कट जाएगा, 9 चौक 36, 9 पंजे 45। देखो 9 पंजे 45 मालूम हो गया, देख लीजिए 45 बनेगा। यहाँ पर 45 होने में कितना चाहिए जो 9 से कट जाए, 9 पंजे 45, कितना चाहिए 6 चाहिएगा। देखो 39 6 45, 9 पंजे 45 मालूम हो गया आसानी से। तो आसानी से मालूम हो गया हमें x का मान कितना हो गया, यहाँ पर 6 चाहिएगा। तो x का मान 6 है, y का मान 2 है, यहाँ पर भर लीजिए। देखो बहुत आसानी से, चलिए भर लेते हैं। 7 x का मान यहाँ पर गुणा 6 माइनस 3, y का मान यहाँ से लेंगे 2। तो 7 छंग 42 माइनस 3 दूनी 6, 42 में से 6 घटाएंगे 36, 36 का वर्गमूल आ जाएगा 6। आसानी से हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 6। तो देखिए यहाँ पर x और y के मान पता करके हमने यहाँ पर भर लिए और हमारे क्वेश्चन का आंसर आसानी से आ गया। आप इसको जितना आसान चाहे उतना आसान कर सकते हो ऐसे।
अगर आपको लिखने से थोड़ा दिक्कत है तो इसको और छोटा, बस माइंड से उठता है छोटा, तो माइंड से यूज कर लीजिए। आप डायरेक्ट भी उत्तर बता सकते हो। देखो कैसे, x का मान 6 सत्ते 42 और y का 3 2 3 6, 42 में थे 6 घटाए 36, 36 का वर्गमूल 6, ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हो। डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो आप 6। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 6, देख लीजिए, ऑप्शन सी इज राइट। अब देखो फ्रेंड, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए, सीख लीजिए और अच्छा लगेगा। यहाँ पर दी गई 6 अंकों की संख्या को 72 से विभाजित करें तो एक्स वाई का जोड़ बताए यहाँ पर। तो इसका मतलब यहाँ से एक्स और वाई का मान ज्ञात करेंगे, 72 से भाग देने पर इसके फैक्टर करेंगे 9 × 72। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल लास्ट के 3 डिजिट पर चलाएंगे। 8 नंबर 72, एक बचा, एक के बाद यहाँ पर क्या लिखे, 8 दूनी 16 हो जाएगा, एक के बाद यहाँ पर 6 ले लेंगे तो ये हमारा पूरा पूरा कट जाएगा। देख लीजिए 7 3 6, 8 से कटता है 8 नंबर 72, 1 8 दूनी 16, तो यानी कि वाई का मान आ गया 6। तो वाई का मान आ गया 6। अब वही तरीका 9 का रूल फॉलो करते हैं। चलिए देख लीजिए, 6 3 9, 9 से 9 कट जाएगा, फिनिश। 7 5 12 या 5 और 4 9 से 9 काट दीजिए, 7 और x देख लीजिए। आसान है ये आपके लिए, या सभी अंकों का जोड़ करके देख लीजिए तब पता लग जाएगा। एक बार फिर देखिए, 6 3 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, 7 और x रह गया। 7 में कितना जोड़ूं, x के स्थान पर जो 9 से कट जाए 2 जोड़ूंगा, क्योंकि 7 और 2 9 है, 9 से 9 कट जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 2। तो अब मुझे मालूम हो गया x का मान 2 y का 6, x का मान 2 y का 6, दोनों का जोड़ 8 आ गया। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देख लीजिए 8 है हमारे क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। यदि संख्या इतने को 99 से विभाज्य किया जाए तो P और Q का मान बताए। देखो P और Q यहाँ पर एक साथ है, तो P और Q का मान हमें P बराबर 4 Q 4 P 6 Q 2 P 2 Q 6 P 3 और Q 5, ये P के अलग अलग और Q के अलग अलग मान दिए गए हैं। तो हमें P Q के एग्जैक्ट मान हमें ज्ञात करने हैं यदि उसे 99 से विभाज्य किया जाए। तो देखो 99 से विभाजित करने का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, इसके फैक्टर करेंगे हम 11 नम 99, 11 नम 99, सीधी सी बात है 11 नम 99। अब देखो यहाँ पर हम 11 का डिविजिबिलिटी रूल यूज करेंगे, यही हमारे लिए बेस्ट है 11 का डिविजिबिलिटी रूल। इसमें भी हमारा 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगेगा, तो आप दोनों क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे। 11 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे प्रयोग किया जाता है आप इसको सीख लीजिए, फिर ये आसान हो जाएगा आपके लिए। देखो कोई भी कितनी भी अंकों वाली संख्या आ जाए तो उसमें उनके विषम स्थान पर आए हुए अंकों का योग और सम स्थान पर आए हुए अंकों के योग का अंतर 0 होना चाहिए। या तो अंतर 0 होना चाहिए या अंतर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। देखो लिख रहा हूं मैं यहां पर, अच्छी तरह लिखेंगे। विषम स्थान पर अंकों का योग और सम स्थान पर अंकों का योग अंकों का योग का अंतर, इनका अंतर या तो 0 होना चाहिए, अंतर 0 होना चाहिए, या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 11 का मल्टीपल होता है 11 से कटने वाली संख्या 11 का मल्टीपल कहलाती है। तो देखो विषम स्थान पर आए हुए अंकों का योग और सम स्थान पर आए हुए अंकों के योग का अंतर 0 होना चाहिए,
या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 11 से कटने वाला होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है इसको चेक करने का, और इसी से मैं आपके सामने दोनों क्वेश्चन सोल्व करूंगा, देख लीजिए। तो चलिए चेक कर लेते हैं। इसमें पी क्यू का मान हमें आसानी से मालूम हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले हम विषम स्थान पर आए हुए अंकों के योग और सम स्थान पर आए हुए अंकों के योग का अंतर ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर हम, ये पहला स्थान हो गया, फिर एक छोड़ के फिर विषम स्थान आता चल जाएगा ऐसे। ये हो गया हमारा विषम स्थान। विषम स्थान पर हमें क्या क्या मिला देख लीजिए। 6 और 2 8 और 6 14, 14 और 8 14 8 हो गए 22 जमा क्यू, 22 जमा क्यू। ये हुआ हमारा विषम स्थान पर अंकों का योग। और अंतर करेंगे यहां पर हम सम स्थान। सम स्थान पर यह है सम स्थान, स्थान है ये 5 और 3 8 7 15 15, इसको छोड़ेंगे 15 जमा पी, 15 जमा पी। अब देखो इनका अंतर 0 आना चाहिए या 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अब देखो ध्यान से समझो, इसको हल करेंगे। 22 में से -15 घटाएंगे, 7 बचेगा, प्लस Q माइनस P। अब यहां पर हमें इनका अंतर 0 बनाना या 11 का मल्टीपल या 11 बनाना। देखो यहां से हम इसको हल करेंगे बहुत ही आसानी से। अब हमारे पास P और Q आ गए हैं, इनके मान हमें यहां से चेक करके रखने हैं। तो हमें 0 या 11 का मल्टीपल बनाना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ध्यान से चेक कीजिए। हमें यहाँ 11 का मल्टीपल बनाएंगे क्योंकि 0 तो नहीं बना है, बट 11 का मल्टीपल बनेगा। तो चेक कर लीजिए 11 का मल्टीपल, यहाँ पर मुझे 11 लाना है 11। तो 11 कैसे आएगा देखो, 7 में अगर मैं इन दोनों का अंतर 4 ले लूँ, क्योंकि इन दोनों का अंतर 4 अगर आ जाए तो 7 और 4 11 हो जाता है, जो 11 से पूरा पूरा कट जाता है इन दोनों का अंतर, जिसमें Q बड़ा है P छोटा है। तो इन दोनों का अंतर है 4 आना चाहिए, जिसमें Q बड़ा होगा डेफिनेटली Q में से P घटेगा। तो 7 और 4 इन दोनों का अंतर 4 होना चाहिए, 7 4 11 हो जाएगा, 11 का मल्टीपल इन दोनों का अंतर। तो यहां से चेक कर लेंगे, सेकंडों में क्वेश्चन फिनिश। देखो Q बड़ा होना चाहिए, देखो यहाँ Q बड़ा नहीं है P से, ये नहीं है, यहाँ Q बड़ा नहीं है P से, ये भी नहीं है, यहाँ Q बड़ा है P से। और 6 में से 2 घटाएंगे 4 अंतर बनता है। और यहाँ Q बड़ा है P से, पर 5 में से 3 घटाएंगे अंतर 4 नहीं बनता। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका। चेक कर लिए, P बराबर 2 और Q बराबर 6 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो यहाँ पर हम 6 लिखेंगे, यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। तो देख लीजिए 6 में से 2 घटाएंगे 4 और 7 11, तो यह 11 का मल्टीपल बन जाता है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया P बराबर 2 Q बराबर 6। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है फ्रेंड। तो देखो ऐसे हमें 11 का डिविजिबिलिटी रूल यूज करना है। तो चलिए यहाँ पर भी हम यूज कर लेते हैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल। यदि 10 अंकों की संख्या यह है और इसे 88 से विभाजित किया जाए तो y का अधिकतम, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही पता लग जाता है, y का अधिकतम मान रखने पर यहाँ पर इसको ज्ञात करना है हमें। 2x - 3y का मान ज्ञात करना है। लेकिन सबसे पहले हमें 11 का डिविजिबिलिटी रूल, तो क्या होगा 11 का डिविजिबिलिटी रूल 11 8 88, 88 के फैक्टर कर लेंगे 11 8 88। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर लेंगे। और इसमें एक शर्त और देखनी है, y का अधिकतम मान। तो y का अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं 8 भी है यहाँ पर और y लास्ट में चल रही है। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल है लास्ट 3 डिजिट 8 से कट जानी चाहिए, ये वाली 5y2। 8 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो हो जाएगा यहाँ तक। तो यहाँ से मुझे y का अधिकतम मान पता लग जाएगा, ये वाला मान। और जैसे ये वाला मान पता लगेगा तो x का मान भी मुझे मालूम हो जाएगा 11 के डिविजिबिलिटी रूल से। और फिर मैं यहाँ पर दोनों के मान रख दूंगा, आंसर आ जाएगा। चेक करो देखो,
तो 8 से काटते हैं, 8 छंग 48, 8 सत्ती 56। हाँ ऐसे करेंगे, y का अधिकतम मान, y का बड़े से बड़ा मान है एक अंकों में, तो सबसे पहले मैं 9 लेके देखता हूँ। 9 लूंगा क्योंकि उसने शर्त रख दी y का अधिकतम मान, तो एक अंकों में तो अधिकतम मान y के 9 माना जाएगा। 9 क्योंकि 9 सबसे बड़ा अंक होता है एक अंक में 9, तो 9 रख लिया मैंने। अब मैं देखता हूँ 9 रखने के बाद ये कट जाता है या नहीं, नहीं कटेगा तो 8 रखूँगा, 6 रखूँगा, 7 रखूँगा, 5 रखूँगा, ऐसे चेक करूँगा, लेकिन y का अधिकतम मान रखना है मुझे। तो मैंने देखा 8 सत्ती 56, ये 59 हो गया ना मेरा, y का मान रखते ही 8 सत्ती 56, 3 बच गया, हो गए 32, 8 चौक 32 कट गया, इसका मतलब y का मान एडजस्ट हो गया, एडजस्ट हो गया, y का अधिकतम मान एडजस्ट हो गया, 9 होएगा यहाँ पर, 9 माना जाएगा यहाँ पर, तो y का अधिकतम मान तो 9 आएगा डेफिनेटली। अब यहाँ पर मैं 9 ले लेता हूँ, ध्यान से देखिए। अब इस पूरे में मैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल यूज करूंगा जो मैंने अभी बताया है। चलिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले विषम स्थान पर आए हुए अंकों के योग का अंतर और सम स्थान पर आए हुए अंकों के योग दोनों का अंतर 0 आना चाहिए। चलिए करते हैं। 6 एक छोड़ देंगे, 6 3 9, 9 और 1 10, 10 4 14, 14 में 9 जोड़ेंगे क्योंकि y का मान 9 है, 23 बैठता है, 14 और 9 23। ये होगा विषम स्थान के अंकों का योग। अंतर करना है यहां पर सम स्थान, 4 जमा x, x बाद में ले लेंगे, पहले 4 और 1 5, 5 और 5 10, 10 और 2 12 और जमा x, 12 जमा x, ये होगा x भी तो लिया है, 12 जमा x। अब देखो यहाँ पर मुझे क्या करना है, 0 लाना है या 11 का मल्टीपल लाना है, तभी तो ये 11 से डिवाइड होगी। तो चलिए 23 में से मैं यहाँ क्या घटाऊंगा, माइनस का 12 घटाऊंगा, 23 में से 12 घटाऊंगा 11 माइनस का x। अब देखो मुझे यहाँ पर 11 का मल्टीपल लाना, यहाँ पर 11 का मल्टीपल लाना है मुझे, तो 11 का मल्टीपल तभी आएगा जब x का मान में यहाँ पर 0 रख दूँ अगर, क्योंकि x का मान यहाँ पर अगर 0 रख दूँ तो 11 बच जाएगा मेरा यहाँ पर, तो आ गया 11 का मल्टीपल। तो यानी कि अगर यहाँ x के स्थान पे 0 रख दूँ तो फिर ये 11 से पूरी विभाजित हो जाएगी। तो x का मान मेरा 0 आ चुका, y का मान हमारा 9 आ चुका, तो यहाँ पर एंट्री भरेंगे। देखिए 2 गुणा x का मान 0 माइनस 3 गुणा y का मान 9, 2 0 0 माइनस 3 9 27, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया -27। चेक कर लीजिए फ्रेंड, क्वेश्चन का आंसर आ चुका है बहुत ही आसानी से। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये रहा क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 39 बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। यदि 7 अंकों की संख्या ये है और 11 से विभाज्य है तो 11 माइनस पी का क्या मान होगा यदि p बड़ा है 0 से, यानी p का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए 11 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करेंगे, यहाँ पर 11 से विभाज्य है ना, ये कहा है, तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने अभी बताया है। दी गई संख्या के विषम स्थान पर आए हुए अंकों का योग और सम स्थान पर आए हुए अंकों के योग का अंतर 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो चलिए विषम स्थान के अंकों को जोड़ लेता हूं। 5 एक छोड़ दिया, यहाँ पर फिर छोड़ दिया, 5 2 7 2 9, 9 और 9 18, ये 9 है यहाँ पर, ये तो होगा विषम स्थान पर आए हुए अंकों का योग। अंतर करूंगा सम स्थान पर आए हुए अंक, 7 8 7 15, 15 प्लस p, 15 प्लस p, देख लीजिए। अब हम क्या करेंगे, 18 में से -15 घटाएंगे 3, माइनस प्लस माइनस का p इधर ले जाऊंगा तो p बराबर आ जाएगा 3, तो p का मान मुझे मालूम हो गया 3 है। तो अब मुझसे पूछा है 11 माइनस पी का मान बताओ, तो 11 माइनस पी का मान बताना, 11 माइनस पी का मान है 3, तो 11 में से 3 घटाएंगे 8 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो देखिए फ्रेंड ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका वेरी इजी मेथड से।
बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने फिनिश किया जाएगा क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, यदि 9 अंकों की संख्या ये वाली है तो संख्या 72 से विभाज्य हो जाती है और x का अधिकतम मान, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक y का अधिकतम मान बताया था, तो यहां पर इसी स्टाइल का ये है सवाल, x का अधिकतम मान निकालने पर x माइनस 2y क्या होगा। तो देखिए इस नंबर को हम 72 से विभाज्य करेंगे। चलिए नंबर लिख लेते हैं, 5y 9 7 4 0 5 x 2। अब 72 का मतलब हो गया 8 9 8 72 9 8 72। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल यूज करूंगा क्योंकि यहां पर x है लास्ट 3 डिजिट के साथ में, और 8 का डिविजिबिलिटी रूल यही तो होता है, लास्ट दी गई संख्या के लास्ट 3 डिजिट अंतिम 3 अंक जो है 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो यहाँ पर हमें x का अधिकतम मान निकालना है, तो 5x 2 8 से विभाजित करना, तो x का अधिकतम मान हम 9 ले लेते हैं। एक अंक में सबसे पहले 9 चेक करेंगे, अगर 9 रखने से ये कट जाता है तो ले लेंगे x का अधिकतम मान 9। चलिए 59 होगा तो 8 7 56 3 8 चौक 32 कट गया, इसका मतलब x का मान आ गया 9 क्योंकि 8 से डिवाइड हो जाएगा ये। तो x का तो आ गया मान 9, अब हमें y का मान निकालना। तो देखो अब हमने 8 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर लिया, x का मान 9। अब मुझे 9 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करना। 9 का रूल मैंने आपको बताया, दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो 9 बना लेते हैं देखिए, और यहाँ पर y का मान पता लग जाएगा क्या चाहिएगा। 9 तो ये है ही है, ठीक है 9, 5 और 4 9, 7 और 2 9, 9 भी कटेगा, तो 5 में कितना यहाँ ले लूँ जो 9 हो जाए 4 लूँगा क्योंकि 9 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर दिया। तो y का मान 4 आ गया, लिख लीजिए y का मान 4, x का मान 9, ये आगे दोनों मान। यहाँ पर एंट्री भरेंगे x माइनस 2y, तो चलिए हो गया x का मान 9 माइनस 2 y का मान 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 9 में से 8 घटाएंगे 1, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 1। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो देखो फ्रेंड बहुत ही अच्छी तरीके से आपके सामने सॉल्यूशन आ चुका। क्वेश्चन नंबर 41 बहुत ही सुपर और खतरनाक तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लीजिए और कैसे फिनिश होता है आप खुद चेक कर लीजिए। देखो यदि संख्या इतने को या p है q है, ये इसमें संख्या 3 से विभाज्य है तो p प्लस q का न्यूनतम मान बताओ। ये खास बात है, न्यूनतम मान बताओ ABCD में से। तो देखो 3 का डिविजिबिलिटी रूल, जैसे कि मैंने आपको बताया 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाना चाहिए। तो वही सेम तरीका है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाना चाहिए। तो अब इनके सभी अंकों का योग करता हूं और 3 से भाग करूंगा तो मुझे p प्लस q का न्यूनतम मान मालूम हो जाएगा। तो चलिए जोड़ लेते हैं, 7 5 12 8 20 प्लस p और q बाद में जोड़ेंगे, पहला ये देख लीजिए 7 5 12 8 20 0 20 20 9 29 और ये हो गया हमारा 5 34 हो गया, 34 हो गया, 29 और 5 34 और प्लस p प्लस q ये भी जोड़ेंगे p प्लस q और इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए फ्रेंड अभी आपको मालूम हो जाएगा p प्लस q का न्यूनतम मान। तो 34 के बाद इन दोनों का कितना मान न्यूनतम रखूं कि 3 से डिवाइड हो जाए। 34 के बाद 35 नहीं कटता, 3 से 36 कट जाता है, 12 3 36, 3 से 36 कट जाता है। तो 34 को 36 करने के लिए p प्लस q का मान 2 रखा जाएगा न्यूनतम। तो p प्लस q का 2 अगर न्यूनतम मान रख दे तो ये 36 हो जाता है और 3 से फिर ये डिवाइड हो जाएगा, 36 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो लीजिए मालूम हो गया p प्लस q का मान न्यूनतम 2 है, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया 2। देखो कितना फिनिश
और कितना आसानी से क्वेश्चन को सरल किया है। तो ऐसे आपको मैथ में महारत हासिल करनी है और खुद खतरनाक बनना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। यदि 11 अंकों की संख्या ये दी गई है जिसमें मैंने यहाँ पर x और y भी देखा है, यहाँ पर 11 अंकों की संख्या में x और y भी है, संख्या 88 से विभाज्य है, यह संख्या 88 से विभाज्य है, तो x माइनस वाई का मान बताओ। तो देखो यहाँ पर मुझे इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 अंकों की डिजिट संख्या दिख रही है और यहाँ पर 88 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, 11 8 88। तो 11 8 88, पहले 8 का डिविजिबिलिटी रूल यूज करूँगा, इससे मुझे यहाँ y का मान मालूम हो जाएगा यहाँ रखने के लिए। तो यहाँ पर ले लेते हैं 3 1 y बटे 8, तो 8 3 24, 7 बच गए, उतारा y, तो y के स्थान पे क्या रखूँ जो 8 से डिवाइड हो जाए, 2 रख लूँगा, 8 9 72, तो y का मान मुझे मालूम हो गया 2, y का मान मालूम हो गया 2, यहाँ से मालूम हो गया। अब देखो 11 का डिविजिबिलिटी रूल यूज करेंगे, 11 का डिविजिबिलिटी रूल वही सम स्थान और विषम स्थान पर आए अंकों के योग का अंतर 0 होना चाहिए या अंतर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं, 5 और 6, 11 और 8 19, 19 जमा x 19 तो रहेगा, 19 और 3 22, 22 और 2 ये लेंगे y के 24 जमा x, ये भी तो है इसके साथ, अंतर लेना है। अब जा ये लेंगे विषम सम स्थान के, 4 और 7 11, 11 9 20, 5 25 और 1 26, और 11 का डिविजिबिलिटी रूल देखना है यहाँ पर लगाकर, या तो इसका मान क्या होना चाहिए 0 या 11 का मल्टीपल। यहाँ पर 26 है तो इसको भी 26 करने के लिए मुझे 24 में 2 जोड़ना होगा, x का मान 2 ले लूँगा, जिससे कि 24 और 2 26 में से 26 घटेगा तो इसका अंतर 0 आ जाएगा, जो कि 11 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए फॉलो होता है। तो इसका मतलब x का मान मुझे मालूम हो गया, x बराबर आ गया 2, y बराबर आ गया 2, ये रहा। तो x का मान 2, y का 2, तो कट जाएगा 2 माइनस 2 0, तो 0 आंसर आएगा हमारा इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 0 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 43, बहुत ही सुपर और खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने। यदि 11 अंकों की संख्या ये है तो संख्या 72 से विभाज्य की जाए तो रूट में 7x प्लस 7y का मान ज्ञात करो। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से 72 का यहाँ पर हम फैक्टर करेंगे, 9 8 72, तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल और 9 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करके यहाँ पर x और y के मान ज्ञात करेंगे और फिर वे यहाँ पर भरेंगे, क्वेश्चन का आंसर हमें ज्ञात हो जाएगा। सिंपल सा तरीका। तो देखिए 8 का डिविजिबिलिटी रूल लास्ट के 3 डिजिट लिख लेंगे, 7 8 और y, 7 8 y। 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है दी गई संख्या के लास्ट 3 अंक जो 8 से कट जाए वह 8 से पूरी संख्या कटेगी। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल, 8 9 72, 6 बचेंगे देखिए, और यहाँ पर 4 रख लूँगा क्योंकि 8 8 64, तो y का मान आ गया 4 आ गया, देख लीजिए। तो जब y का मान 4 आ गया, यहाँ पर रख लिया मैंने y का मान 4, ये। अब यहाँ पर 9 का डिविजिबिलिटी रूल यूज करूँगा, 9 का डिविजिबिलिटी रूल, जिससे मुझे x का मान पता लग जाएगा। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल है दी गई संख्या के अंकों का योग। तो चलिए कर लेते हैं, 4 8 4 12, 7 19, 3 22, 22 6 28, 2 30, 7 37, 37 और 3 40 और 5 45, 3 48, 2 50 और 1 51, 51 जमा x, 9 से काटना है, 9 5 45, 9 6 54, 9 6 54 चाहिए 9 से कटने के लिए, तो x का मान 3 और चाहिएगा तभी तो 54 हो जाएगा। तो x का मान 3, y का मान 4, यहाँ पर भर लेंगे। देखिए 3 सते 21 प्लस y का मान 4 सते 28, 28 21 49 हो जाएगा रूट के अंदर, 49 का वर्गमूल निकालेंगे 7 हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया, ऑप्शन सी। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 7, फिनिश हो गया क्वेश्चन।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? छोटी से छोटी संख्या के लिए दी गई संख्याओं का एलसीएम लिया जाएगा, जो 2483 में जोड़ने पर 3, 4, 5 और 6 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो 3, 4, 5 और 6 का एलसीएम बैठता है 60। देखो 4 × 12 पंजे 60 बैठता है इसका एलसीएम। अब 60 से इसे विभाजित करेंगे और इसमें कितना जोड़े कि यह पूरी 60 से पूरी पूरी कट जाए। तो देखो 2, 4, 8, 3, 2483 को 60 से भाग करेंगे तो इसमें कितना जोड़ा जाए। तो देखो 60 चौका 240 होता है, यहाँ है 248, इस पर चलाएंगे, यहाँ 3 अंकों पर चलाएंगे मारने। 60 चौका 240, 8 बचा, उतारेंगे 83। फिर हम क्या करेंगे, 60 से इसको भाग करेंगे। देख लीजिए, देखो इसमें से 8 बच गया और उतारेंगे 83। फिर इस पर 60 की मारनी चलाएंगे और पता लग जाएगा यहाँ पर कितना जोड़ा जाना चाहिए इसमें से कि यह पूरी पूरी कट जाए। देखो 60 से भाग देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर आप देख लीजिए 23, या ऐसा कर लीजिए 60 दूनी 120 होता है, 60 से भाग दे दीजिए 23 बचता है। तो हम क्या करेंगे, आप डायरेक्ट ऐसा कर लीजिए, सिंपल हो जाएगा। 6 चौक 24, यानी 60 चौका 240, 8 बचा हो गया 83, 60 एकम 60, 23 बचा। 23 में कितना जोड़ूं कि वह 60 से पूरा कट जाए, ऐसे देख लीजिए। तो इसको 60 ही बनाना है। यहाँ 23 में 37 जोड़ लूँगा, क्योंकि 37 और 23 60 होता है। 37 जोड़ने पर यह 60 से पूरी पूरी कट जाएगी। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन ए 37। तो फ्रेंड देख लीजिए आप, बहुत ही आसानी से मैंने क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बता दिया है 37। क्वेश्चन नंबर 45, देखो बहुत ही बेस्ट सॉल्यूशन किया जाएगा और क्वेश्चन भी बहुत ही जबरदस्त है। तो आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस प्रकार है, देखिए। माना x संख्या जो 1420 और 1780 के बीच में है, यानी कि 1420 और 1780 के बीच में है x संख्या, इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच में। इस x संख्या को 10, 15, 24 और 32 से विभाजित करने पर कितने से, x को कितने से 10, 15, 24 और 32 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेष 7 रहता है। तो x का अंकों का जोड़ बताओ। तो देखो यहाँ x को इनसे विभाजित करेंगे तो यहाँ पर इन संख्याओं का एलसीएम लेंगे। 10, 15, 24, 32 का एलसीएम होता है 480, 480 होता है इनका एलसीएम। अब देखिए 480 के मल्टीपल से हम इन दोनों के बीच में जाएंगे पारा पढ़कर। 4 × 12, 3 बार पढ़ेंगे, 3 0 0, 3 8 24, 3 4 12, 2 14, 1440 इन दोनों के बीच में आ गया। और प्रत्येक मामले में 7 भी बोला है, शेष बचे 7 भी जोड़ेंगे, 1447 हो गई वह संख्या। अब इसके अंकों का योग करेंगे, देखिए अंकों का योग। 7 4 11, 4 15 1 16, अंकों का योग 16 है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो इसके अंकों का योग 16 है, ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स, इससे नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ही ज़बरदस्त सॉल्यूशन लेकर आएंगे, तब तक के लिए वेट कीजिए। और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको इस बुक से कराया जाएगा। चैप्टर वाइज आपको इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन फरवरी माह से पहले ही कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखते रहिए और अपने फरवरी माह में होने वाले एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए अपनी ज़बरदस्त तैयारी कीजिए, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। और मैं आपके लिए इतना आसान सॉल्यूशन बनाकर दूंगा मैथ का, जिससे आप सॉल्यूशन के साथ साथ पेपर में आए हुए क्वेश्चन को भी आसानी से कर पाए। तब तक के लिए थैंक यू, वेलकम, धन्यवाद।